बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी स्टॉक मार्केट में तारीख रकम हुई है। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सर पे ट्रेड हुआ। 71,861 पॉइंट्स पर 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ। तारीख में पहली दफा 100 इंडेक्स ने ये एक रिकॉर्ड बनाया है। मैं आपको वाजे कर दूं कि बैरूनी सरमायाकारी के सबब स्टॉक मार्केट में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई, रिकॉर्ड तेज़ी देखी गई। अपने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट ने तोड़ दिए। मजमूई तौर पे अगर मैं बात करूँ कि 3 माह में कितनी बैरूनी सरमायाकारी स्टॉक मार्केट में आई, तो तकरीबन 85 करोड़ डॉलर से ज़ायद हमने एफडीआई देखी है स्टॉक मार्केट में, और एक ही दिन में 23 करोड़ डॉलर की हमने बैरूनी सरमायाकारी देखी है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी की जानिब गामज़न है। और तारीख रकम आज हो गई है, 100 इंडेक्स ने तारीख रकम की है बुलंद तरीन सर पे ट्रेड होने की। 71,433 पॉइंट्स पर आज 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है। 523 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। ट्रेडिंग के दौरान 71,861 का लेवल 100 इंडेक्स ने छुआ, जो पहली दफ़ा था। 216 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा, 138 कंपनियों के शेयर्स में कमी और 655 मिलियन शेयर्स का लेन देन हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक MOU साइन हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट आया है। इसके अलावा सऊदी अरब का जो वफ्द आया, उसके अलावा वफाकी वज़ीर ख़जाना IMF से मुज़ाकरात के लिए इस वक्त बैरून मुल्क दौरे पर हैं। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी बरपा है। एक बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि तेल गैस के ज़खायर दरियाफ्त हो गए। मरी पेट्रोलियम लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इस हवाले से खत लिख दिया है। सूबे सिंध में तेल गैस के नए कुदरती ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। मरी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर ये बड़ी खुशखबरी सुना दी है। शब्बाल जो सिंध में वाक़ है, उधर एक गैस फील्ड जो इनकी है गाजीज गैस फील्ड, वहाँ से तेलो गैस के नए कुदरती ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। यौमिया 2.5 मिलियन MMCFD गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। इसका जो प्रेशर है वो 953 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है। इसके अलावा जो खाम तेल के जो ज़खायर हैं वो 1040 बैरल खाम तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। जाहिर सी बात है, मुल्क में तवानाई बुरान है तो उसको कम करने में ये ज़खायर काफ़ी मदद देंगे। इसके अलावा एक ही रोज़ में हमें दूसरी खुशखबरी मिली तेल गैस के नए ज़खायर के हवाले से। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखा है और कहा है कि PPL के जितने भी तेल गैस के कुएँ हैं उनके जो ज़खायर जो उनको हासिल हो रहे हैं खुदाई से, और जो मुख्तलिफ ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जो नए कुदरती गैस के और तेल के ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये भी खुशाइन बात है। इन्होंने अपने लेटर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के दौरान मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए गैस की यौमिया पैदावार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गैस की यौमिया पैदावार में 17 MMCFD का इजाफा हुआ है। खाम तेल की यौमिया पैदावार में 530 बैरल का इजाफा हुआ है। पोटवा रीजन में खाम तेल की पैदावार में 450 बैरल यौमिया इजाफा हुआ है। सूबे सिंध में 5 MMCFD गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। फिर बलूचिस्तान है, इसी तरीके से सिंध में एक और गैस फील्ड है घम्बड़, वहाँ से भी तेल गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। तो इस हवाले से खुशखबरी जो है वो पाकिस्तान पेट्रोलियम ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बज़रिया ख़त दी है। ये भी खुशाइन बात है। देखिए, एक ही जगह पे हमें दो खुशखबरियाँ मिल गई। एक पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने दे दी और दूसरी मरी पेट्रोलियम लिमिटेड ने दे दी। आइंदा आने वाले दिनों में अगर मज़ीद हम एक्सप्लोरेशन करते हैं तो हमें तेल गैस के ज़खायर जो हमें मिलते रहेंगे, हम अपने सिस्टम में शामिल करते रहेंगे और तवानाई का बुरान कम होता रहेगा। इसके अलावा तुर्किया का एक सरमायाकारी का एक ग्रुप है, तुर्किया का एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है जो सिविल एविएशन के आला हुकाम से आज मुलाकात करेगा हेडक्वार्टर में, और आउटसोर्सिंग के हवाले से ये मुलाकात होगी, ब्रीफिंग दी जाएगी सेक्रेटरी एविएशन की जानिब से। इनको कतर, UAE, सऊदी अरब भी चाहते हैं कि उनको कराची के एयरपोर्ट्स आउटसोर्स उनको मिल जाएँ, वो ठेके पर ले लें। और तुर्किया का जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है इसने भी अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है। इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट का दौरा वो कर चुके हैं, कराची के एयरपोर्ट का दौरा भी उनका मुकम्मल हो गया है। आज उनको सिविल एविएशन अथॉरिटी के हेडक्वार्टर पे ब्रीफिंग दी जाएगी, सेक्रेटरी एविएशन उनकी टीम देगी। अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो आउटसोर्सिंग के हवाले से तुर्किया को भी दिया जाएगा, लेकिन बहरहाल इसका जो फाइनल फैसला है ये वफाक हुकूमत करेगी। मैं आपको बताऊँगा प्रोग्राम में कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कमर कस ली है और डी रेगुलेशन पॉलिसी के ख़िलाफ़, जो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से एक डी रेगुलेशन पॉलिसी लाई जा रही है, उसके ख़िलाफ़ वो मैदान में आने को तैयार हो गई। अब ये डी रेगुलेशन पॉलिसी क्या होती है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या नुकसानात हैं। मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर जब तेल पहुँचेगा
जब तेल की तरसील होगी। मिसाल के तौर पे आसान अल्फाजों में मैं समझा देता हूँ कि अगर हम तेल कराची पोर्ट से लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फिर कराची पोर्ट से हम तेल अगर पहुँचाते हैं KPK या कश्मीर, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड हो जाते हैं और फिर वो तेल की जो कीमत है वो फिक्स नहीं रहती, उसमें या तो कमी होती है या तो ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो फिक्स प्राइस है तेल की, ये ख़त्म हो जाएगी आइंदा आने वाले दिनों में। इस फार्मूले पर काम शुरू हो चुका है, मुशावरत शुरू हो चुकी है। अब पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स ने इस डीरेगुलेशन पॉलिसी के ख़िलाफ़ क्यों शोर मचा रहा है और क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इस हवाले से आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। 2010 में भी पेट्रोलियम मसनूआत को डीरेगुलेट करने के हवाले से बातचीत हुई थी, इस फार्मूले को मुस्तरद कर दिया था। 6 से 7 माह कबल शाहिद खाकान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक की सरबराही में PSO हेड ऑफिस के अंदर इस हवाले से गुफ्तगू हुई थी, तो पेट्रोलियम डीलर्स ने एहतजाज किया था। अब पेट्रोलियम डीलर्स इसके ख़िलाफ़ क्यों आ गए हैं और इसके क्या नुकसानात हैं, क्या फ़वाइद हैं। बाहर हमने अक्सर देखा है अमेरिका के अंदर, UK के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से डीरेगुलेशन पॉलिसी को जो है वो फॉलो किया जाता है। तो इसके नुकसानात और फ़वाइद क्या हैं, आज हम प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का तेल बरदार जहाज़ चित्रा श्रीलंका में तकरीबन 8 माह से ख़राब खड़ा रहा, कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही थी। बहरहाल लाखों डॉलर्स का जब सामना, लाखों डॉलर्स खसारे का सामना PNSC को हुआ, उसके बाद फिर इसका जो टेक्निकल फॉल्ट है उसको दूर किया गया और अब इसको NOC मिल गई है सर्वेयर की जानिब से। PNSC चित्राल जहाज़ का यौमिया चार्टर 10 से 12 हज़ार डॉलर का है और 8 माह से ये ख़राब खड़ा रहा, तो कितना नुकसान हुआ कौमी इदारे को, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। बहरहाल PNSC का चित्राल अब NOC मिल गई है तो वो अपने रूट पर जाएगा और जहाज़ की मरम्मत और पोर्ट चार्जेस में लाखों डॉलर ज़्यादा हुए हैं। मरम्मत के जो चार्जेस है वो तो इंश्योरेंस से मिल जाएंगे PNSC को, लेकिन बहरहाल लाखों डॉलर्स के नुकसान का सामना रहा है। 10 से 11 माह में एक नया जहाज़ तैयार हो जाता है। 8 माह PNSC का जहाज़ श्रीलंकन पोर्ट पे खड़ा रहा, कोई पुरसान हाल नहीं था, एक टेक्निकल फॉल्ट था छोटा सा, उसको दूर करने में 8 माह लग गए। बहरहाल एक और ख़बर है मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट पर 9 माह में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर हमारे खर्च हो गए हैं। यानी सिर्फ मोबाइल फ़ोन हमने इंपोर्ट किए, बाहर से अपने मुल्क मंगवाए। 9 माह में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर हमने सिर्फ अपनी मोबाइल एसेसरीज़ पर खर्च कर दिए। ये नॉन एसेंशियल आइटम है, आपके मुल्क में भी मोबाइल बन रहे हैं, आपने मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट कर दिए बहुत बड़ी तादाद में। बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इंपोर्ट बिल पर। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल 9 माह में मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट में 181% का एक बड़ा इजाफा हुआ है। मार्च 2023 के मुकाबले में मार्च 2024 में मोबाइल फ़ोन्स की दरामद जो हुई है वो तकरीबन 930% इजाफे के साथ हुई है। मार्च 2023 में 1 करोड़ 18 लाख डॉलर मालियत के मोबाइल फ़ोन्स दरामद हुए थे। बड़ा एक सवालिया निशान है और वैसे भी हमें अपना इंपोर्ट बिल कम करना है ताकि हम अपना करंट अकाउंट जो डेफिसिट है उसको कंट्रोल कर सकें, ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल कर सकें। अगर मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ेगी तो उससे हमारे इंपोर्ट बिल पर मनफी असर मुरतब होंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि सोने की कीमत में बड़ी कमी हो गई है। फ़ी तोला सोना 3,500 रुपये कमी से 2,48,700 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,021 रुपये कम होकर 2,13,220 रुपये हो गई है। आलमी मार्केट में और मुकामी मार्केट में सोने की कीमत में बड़े पैमाने पे कमी हो गई है। आलमी मार्केट में सोना $30 कमी के बाद $2,381 फ़ी औंस हो गया है। प्रोग्राम में हम स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। एक MOU भी साइन हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के दरमियान, उस हवाले से भी बात करेंगे। फिर ये डीरेगुलेशन पॉलिसी जो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से एक नया फार्मूला ला रहे हैं, उससे ओगरा का किरदार बड़ा महदूद हो जाएगा और मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनको इख्तियार मिल जाएगा कि ये अपने प्रॉफिट या अपनी चार्जेस को सामने रखते हुए पेट्रोलियम प्राइसेस को जो है वो फिक्स कर सकें। तो इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसान हैं, इन तमाम पॉइंट्स को हम अपने प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस करेंगे। लेकिन या वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डीरेगुलेशन पॉलिसी इस वक्त मुशावरत में है। पेट्रोलियम प्राइसेस को लेकर ओगरा और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री एक नया फार्मूला तैयार कर रही है कि पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर डीरेगुलेशन का फार्मूला अपनाया जाए, कैप सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए, जो फिक्स प्राइसेस होती हैं मुल्क भर में पेट्रोल की उसको ख़त्म कर दिया जाए और ट्रांसपोर्टेशन और प्रॉफिट को सामने रखते हुए हर सूबे में, हर शहर में अलग अलग पेट्रोल के रेट्स हों। जो ज़्यादा अच्छा पेट्रोल दे, सस्ता पेट्रोल दे, तो आवाम को उसका बराह रास्त फ़ायदा हो। तो इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स जो हैं वो मुतारिक हो गए और वो कह रहे हैं कि नहीं, ये कैप सिस्टम ख़त्म नहीं होना चाहिए, फ़िक्स होना चाहिए। हर जगह पे 15-15 दिन के लिए जो फिक्स किया जाता है पूरे मुल्क भर में, वो सिस्टम राइज होना चाहिए। डीरेगुलेशन नहीं करनी चाहिए। तो ये क्यों नहीं करनी चाहिए, वजह क्या है? इसी हवाले से
हमें प्रोग्राम इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, कन्वीनियर हैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एनर्जी कमेटी के और पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा भी हैं मलिक खुदाबख्श। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। वजूहात क्या हैं, किस वजह से आप लोग मुखालफत कर रहे हैं और मुतहरिक हो गए हैं और अनकरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं इस हवाले से? असल में बात यह है कि ये 2010 में भी ये इश्यू उठा था जिस वक्त खाकान अब्बासी थे जी कि इसको डीरेगुलेट किया जाए। जी तो इस पे काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई और इसमें फिर ये फैसला हुआ कि सबके व्यूज लिए गए। जब व्यू लेने के बाद इसको फिर ब्लॉक कर दिया गया कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजूहत मैं बताता हूँ क्या है। जी देखिए, आप यूँ कहें कि इस वक्त जो प्राइस फिक्स करती है वो गवर्नमेंट करती है। जी वो गवर्नमेंट प्राइस कैसे फिक्स करती है कि जो पेट्रोल इंपोर्ट होता है उसके 15 दिन का एक बैलेंस निकाला जाता है कि जितनी 15 दिन में इंपोर्ट हुई है उसको उसका एक वर्जन निकाल के उसका एक बैलेंस किया जाता है। और वो फिर होता ऐसा है कि पीएसओ जितना इंपोर्ट करती है उन दिन में 15 से 45 दिन के अंदर उसकी एक वैल्यू निकाली जाती है कि टोटल कास्ट कितनी आई है, उसमें लेवी कितनी है, उसमें अदर टैक्सेस कितने हैं और कास्ट क्या पड़ी है। और उस कार्ड पे फिर ऐड करते हैं लेवी भी और डीलर कमीशन भी ऐड करके फिर एक प्राइस फार्मूला के तहत बनती है। जी और उस प्राइस को फिर गवर्नमेंट अनाउंस करती है और उस प्राइस से एक पैसा भी कोई ऊपर नहीं ले सकता। कोई पेट्रोल पंप वाला या कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाला एक पैसा भी नहीं ले मगर सकता। चंद पैसों का फर्क तो आ जाता है ना मलिक साहब, नहीं नहीं, सुन ले, मुल्क के मेरी बात सुन मुख्तलिफ ले, सवाल शहरों ना और करें इलाकों में। पहले मेरे सुने, फिर आपके सवाल सारे जवाब मिल जाएंगे। जी उसके बाद जब उस पे वो फिक्स हो जाती है प्राइस, जो कंपनियों के लिए फिक्स होती है कि वो इस साथ पे एक डीलर को देंगे, उस पे इतना विदहोल्डिंग टैक्स होगा, इतना लेवी होगी, इतना डीलर का कमीशन होगा, टोटल प्राइस ही होगी। तो कंज्यूमर प्राइस जो कस्टमर के लिए प्राइस होगी वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। उसका हम क्यों जोर दे रहे हैं कि अगर वो गवर्नमेंट फिक्स नहीं करेगी और वो ओपन हो जाएगा तो फिर आपका वही हाल होगा जो आप गोश्त लेने जाते हैं, जो आप दूध लेने जाते हैं, जो आप सब्जियां लेने जाते हैं, जो आटा लेने जाते हैं। कोई किस भाव पे बेचता है और फिर ये कोई नहीं होता कि कंपटीशन हो रहा है आपको सस्ता मिलेगा, नहीं। वो अच्छा सारे मिल जाते हैं दुकानदार बिजनेसमैन, वो फिर एक प्राइस फिक्स करते हैं, उसी पे आपको बिकता है और महंगाई बढ़ती है। इसी वजह से ये महंगाई इस वक्त है। ये मार्केट, ये इंडस्ट्री इसी वक्त पर सब चल रही है कि इसका प्राइस कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, अगर इस जिस दिन सही प्राइस है। लूज हो मैं गया तो आपका पॉइंट समझ गया मलिक साहब। अच्छा मलिक जी साहब, सर। अभी गवर्नमेंट के पास पूरा पूरा इख्तियार है कि वो पेट्रोल और मसनूआत की कीमतों को फिक्स करती है, उसकी प्राइस को अनाउंस करती है। अभी भी पैसों, चंद पैसों का फ़र्क आता है। कराची के अंदर अगर मैं पेट्रोल लेने जाऊँ तो मुझे वही प्राइस मिलती है जो गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन अगर मैं केपीके में जाऊँ या कश्मीर में जाऊँ, मेरा सवाल मुकम्मल होने दें मलिक साहब। नहीं, मैं सुन लेना, मेरा सारे मेरा सवाल पाकिस्तान मुकम्मल में होगा तो आपको भी अच्छा। मेरी बात समझ में जी जी आ जी, जाएगी और फरमाइए। व्यूवर्स को भी आ जाएगी। फर- अगर मैं केपी के फरमाइए। जाऊं, कश्मीर जाऊं, तो मुझे चंद पैसों का फर्क मिलता है। तो ये जो चंद वो पैसों उसी का जो वजह, फर्क होता है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में अभी भी एड ऑन हो जाते हैं, कॉस्ट जी जो निकाली बिल्कुल जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर अभी भी तो फर्क तो आता है ना ट्रांसपोर्टेशन का। नहीं नहीं नहीं, ये फर्क तो बहुत मिनिमम है। ये फर्क तो फ्रेट का फर्क है कि यहाँ गाड़ी का कितना किराया लगेगा, वो गाड़ी फ्रेट ऐड होता है प्राइस के कास्ट में। अगर आप इसको ओपन कर देंगे तो ये तो इतना मुश्किल हो जाएगा कि हर कोई अपनी मर्जी करेगा। जब अपनी मर्जी, आप किसी को रोक नहीं सकेंगे। कर अभी इस वक्त ये है कि अगर एक पैसा कोई पेट्रोल पंप वाला एक पैसा सिंगल पेनी जी, एक्स्ट्रा चार्ज करेगा तो उसकी पनिशमेंट सजा है, उसको फाइन है, उसको जेल है। तो अभी भी चार्ज जो हो जेल रहा है वो उसके ऊपर तो कोई किसी को सजा नहीं मिलती। जी। अभी भी तो चंद पैसे इजाफों के साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल मिल रहा कोई है। कोई भी एक पैसा नहीं चार्ज कर सकता। हर जगह का फ्रेट जो होता है उसके अंदर दो चार पैसे आगे पीछे होते हैं, वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, कोई और फिक्स नहीं कर सकता। गवर्नमेंट की फिक्सेशन है जो ओगरा प्राइस कैलकुलेट करके अनाउंस करती है, उससे एक पैसा कोई पेट्रोल यानी पंप वाला फ्रेट नहीं ले चार्जेस भी सकता। अगर वो गवर्नमेंट लेता गवर्नमेंट है, लेती है। हाँ नहीं, हाँ वो गवर्नमेंट को,
मैं देखता हूँ अगर पेट्रोल पंप वाला गवर्नमेंट की योजना की प्राइस के बाद 1 पैसा बेचे तो पनिशेबल है, वो यानी पनिशेबल है, उसको सजा हो फ्रेट सकती है। चार्जेस कितने बढ़ाने हैं ये भी गवर्नमेंट इशू करती है पेट्रोलियम डीलर्स को। जी, इससे पेट्रोल जो टैंक लॉरीज हैं, आप देखते हैं कभी कभी वो हड़ताल कर देते हैं कि हमारे किराया बढ़ाओ, वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। अगर आप इसको ओपन कर देंगे तो टैंक लॉरी वाले आपको लूट लेंगे। अच्छा जब टैंक मलिक वाले साहब तेल चले नहीं ले एक जाएंगे। एक एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। अब जी दुनिया सर। भर के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस पर डीरेगुलेशन का फार्मूला अप्लाई होता है, कैप सिस्टम खत्म हो जाता है, हर कोई अपने अपने हिसाब से पेट्रोल बेचता है, इसका फायदा आवाम तक पहुंचता है। मुल्क के मुख्तलिफ जी। हिस्सों दुनिया भर के अंदर ये पॉलिसी है। अगर पाकिस्तान में भी ये पॉलिसी आ जाती है तो इसको कामयाब बनाने के लिए कौन कौन से अहम स्टेप्स हो सकते हैं? देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, इसका जवाब भी मुझे सुन लें। जी। पहले आप दुनिया के जितने मैयर हैं वो अपने मुल्क में लागू करवाएं, फिर आप किसी सिस्टम में अपने आप को लेके आए। अब कोशिश तो कर रहे हैं कौन ना सी हम लोग। दुनिया की चीज है जो आपके मुल्क में हो रही है? जी। इससे दुनिया में जहां ये प्राइस कंट्रोल है, वहां सिस्टम है सप्लाई भी देने के, क्रेडिट फैसिलिटी भी देने के, और उसपे सारे सारे एक्सपेंस कवर करके उनको बना के देने के, तब उनको बनती है वो बात। यहाँ तो कोई थैला भी नहीं देता किसी को। यहाँ तो हर आदमी जो, अच्छा इस वक्त देखें, जो लोग बैंक से पैसे लेते हैं, जी। अब कमीशन मिल रहा है आपको इतना सा, और आपके बैंक चार्जेस, अगर वो फाइनेंस लेता है बैंक से और तेल मंगाता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसका 22% के बजाय भी अगर कैलकुलेट करें तो 22 के बजाय भी 24-25% पड़ता है वो आपका 7% कमीशन है, 4% कमीशन है, और 22% आप देंगे, कौन बिजनेस करेगा? आप उनके साथ अपने मुल्क को कंपेयर न करें, पहले वो एटमोसफियर आप मुल्क में अल्लाह करे हमारे मुल्क में हो जाए, और फिर ये सारे सिस्टम हो सकते हैं। वहां तो किसी को एक कोई खाने पीने की चीज अगर में आपने फंडामेंटल किसी तरह मेजर्स इस मिलावट नहीं, हवाले से ले लिए यहाँ तो जाते सारी हैं, मिलावट हो रही है। अगर अरे इसको कैसे ठीक करेंगे? मलिक साहब और अगर इसी इस तरह पॉलिसी पेट्रोल को, प्रोडक्ट में भी अभी ईरानी तेल घर घर बिक रहा है, गली बिल्कुल गली आप बिक सही रहा कह है। रहे हैं, ईरानी तेल घर, गाड़ियों को तबाह कर ईरानी रहे तेल हैं। वाफिर मिकदार में मौजूद है। गवर्नमेंट का सुन लें, गवर्नमेंट का जो टैक्स वर्जन है, जो लेवी है, वो तबाह हो रही है, इतना गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, उसको कोई कर, और जब इसको करें तो ये तो कुर्बानी तेल घरों में भी लोगों के बेचेंगे, आप मलिक किधर जाएंगे? और मलिक ये इंडस्ट्री साहब तबाह हो अगर इस जाएगी। पॉलिसी को, डीरेगुलेशन हाँ जी। पॉलिसी को कामयाब करने हाँ। के लिए हुकूमत एक मुसव्विदा तैयार करती है, एक जामे हाँ। मुसव्विदा, और वो आप लोगों के सामने रखती है, और वो कहती है कि हम हाँ, आपके देखिए खदशात दूर करते हैं, या देखिए हमने देखिए चेक देखिए एंड देखिए। बैलेंस का ये मैकेनिज्म तैयार किया है, फिर ये पॉलिसी हाँ, मीशत के हक में है, मुल्क की मफाद के हक देखिए में है। आपकी बड़ी वैल्यूएबल बात की है आपने। देखिए हमने गवर्नमेंट को यही कहा है, और जी। कहते आ रहे हैं सन 10 से, कि जी अगर आपने जो कोई पॉलिसी बनानी है, वो हम स्टेक होल्डर है, जी। हम इन्वेस्टर है। अब एक एक जमीन, करोड़ों रुपए की एक पेट्रोल पंप की जमीन है, ये वायबल ही नहीं रहा है ये बिजनेस करना। अगर उसे वो प्लाजा खड़ा कर दे तो अरबों रुपए कमाए, लेकिन जो लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जिंदगी से ये बिजनेस कर रहे हैं, जी। वो बेचारे छोड़ नहीं सकते। तो मैं कह रहा हूँ कि हमने तो गवर्नमेंट को कहा कि जी आप एक सोल्यूशन लेके आए, एक आप स्ट्रेटेजी लेके आए, आप स्टेक होल्डर जितने हैं उनसे आप डिस्कस करें, मीटिंग बुलाएं, उसका तरीका कार बनाएं, और वो प्ले वो जो हो रहे हैं, ताकि जो भी उसमें प्लेयर है उनको इक्वल शेयर मिले, सही। किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। समझे नहीं समझे? तो गवर्नमेंट, यानी अगर आप देखे लोगों के हमसे प्रॉफिट उन्होंने में ये कमी ना वादा हो, किया था। आप सुने लोगों के मैं प्रॉफिट आपको में कमी ना हो, इक्वली सुनने, शेयरिंग हो, तो फिर तो ये पॉलिसी कामयाब हो सकती है। जरा सुन ले मेरी बात। जी। 10 को छोड़ दे, अभी 6 7 8 महीने जब हमारी ये मीटिंग सीएसओ हाउस में कराची में हुई, और उसमें सारे मिनिस्टर पेट्रोलियम मुसद्दक साहब भी आए, और ये एक्स जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे खाकान अब्बासी जी। साहब, वो भी आए, और सेक्रेटरी पेट्रोलियम में थे, डीजी ऑयल भी थे, एमडी पीएसओ था, एमडी शेल था, जी। एमडी टोटल ऑयल था, और अटक का सीईओ था। ये सब लोगों की और हमारे पेट्रोलियम की सारी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी समी साहब की क़यादत में। तो उसमें अब फैसला हुआ था, वो ये फैसला हुआ था, ये सारी चीजें डिस्कशन हुई, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपकी अप्रूवल के बगैर हम कोई काम नहीं करेंगे,
आप हम इस इंडस्ट्री को तबाह नहीं होने देंगे। तो बात यह है कि अभी जो इन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी है और कुछ लोगों ने अपनी खुशामदियों ने अपनी नौकरियों को अपनी प्रमोशन लेने के लिए ये इसको आगे लेके गए हैं, वो हमें सब पता लग गया। तो यानी उन्होंने ओगरा में हमसे कोई प्रेजेंटेशन हुई, आप मुशावरत ये नहीं कह रहे की। हैं? ओगरा में नहीं, उन्होंने हमसे कोई मुशावरत नहीं की, उन्होंने हमसे कोई ये डिस्कशन नहीं की। प्रेजेंटेशन आज भी कहाँ हम दी कह गई है? रहे हैं ओगरा और में? आपके तवसत से भी ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये पॉलिसी लेके आनी है तो हम स्टेक होल्डर हैं, हम इन्वेस्टर हैं, हम हमारी ये इंडस्ट्री है, ये 12,000 पंप हैं जिसमें अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और हम सड़क पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ऐसी है कि लोग सड़कों पे मार रहे हैं एक नहीं, मोबाइल छीनने के लिए। मलिक साहब ये बताएं, जो हाँ जी। प्रेजेंटेशन दी है ये ओगरा के हेड ऑफिस में दी गई है, मिनिस्ट्री को, ये पेट्रोलियम ओगरा मिनिस्ट्री को? नहीं, ओगरा ने दी है मिनिस्ट्री को। और आ, ये उन्होंने ऐसा किया है कि जैसे हमें पता नहीं लगेगा या लोगों को पता नहीं लगेगा, और ये एसीसी में ले जाएंगे और वहां से अप्रूव हो जाएगी। जब एसी में अप्रूव हो जाएगी फिर कहेंगे जी तो अप्रूव हो गई, हम कुछ सही। नहीं कर सकते। तो ये चीज लीक आउट हुई है, तो अभी जब पता लगा है तो हमने इसको रजिस्ट किया है, और हम और और भी करेंगे। क्यों? कि हम समझते हैं कि ये मुल्क के लिए, अवाम के लिए खतरनाक और भयानक चीज है। इससे महंगाई का यानी तूफान आएगा। आपको और मुशावरत में शामिल किया जाए। बहुत अपना ये शुक्रिया कारोबार नहीं मलिक चला सकेंगे, खुदाबख्श, आपको आपने अपना कीमती वक्त दिया। डी रेगुलेशन पॉलिसी अगर पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से आ जाती है तो उसका फ़ायदा बराह रास्त आवाम को पहुंचेगा, ये बात तो तय हो गई। अब ओगरा में एक प्रेजेंटेशन तैयार की गई और मिनिस्ट्री को वो पेश की गई है, डी रेगुलेशन पॉलिसी पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से। तो इस हवाले से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स का ये कहना है कि हमें भी शामिल किया जाए मुशावरत में। अगर हमें मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता और ये पॉलिसी अप्रूव कर दी जाती है तो इससे वो लोग खुल्लम खुल्ला एहतजाज करेंगे। बहरहाल उनका मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन डी रेगुलेशन पॉलिसी अगर पेट्रोलियम प्राइसेस पर आ जाती है तो इसका फ़ायदा आवाम को ज़रूर पहुँचेगा। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। यहाँ वक्त ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजन है। आज भी 100 इंडेक्स ने तारीख रकम की है। 71,861 के लेवल पर ट्रेड होकर 100 इंडेक्स ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि 100 इंडेक्स की क्लोजिंग भी एक रिकॉर्ड सतह पे हुई थी। बहरहाल एफडीआई जो बैरूनी सरमाकारी है वो स्टॉक एक्सचेंज में तेजी से आ रही है, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी बरपा है। इसी ज़िमन में इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं अहमद चुनाय, डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान जारी है। वजूहात तो एफडीआई हैं, इसके अलावा क्या क्या वजूहात हैं जो आप समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज मज़ीद बेहतर हो सकती है, मज़ीद रिकॉर्ड बनाने पर गामजन हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किसी भी मुल्क का जो है वो तरक्की का बैरोमीटर होता है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है कि मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है। यहाँ अहम बात यह है कि एफडीआई तो अपनी जगह पर जी 6-8 महीने और मौजूदा गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लेवल दिया है हमारे को, और ये बताया है कि जी पाकिस्तान खुदा न खास्ता रिकॉर्ड करने जा रहा है। पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो पहले से ज़्यादा मुस्तकिल हो जाती है और हम बिल्कुल सही डायरेक्शन। आप सिर्फ पाकिस्तान बॉन्ड देख लें तो 30-40%, 18%, 20% तक भी आ गया था, और इसके बाद अब जो हमारा वो है वो 90% ऊपर जा रहा है। जी तो ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। पाकिस्तान ने डॉलर बॉन्ड्स की रीपेमेंट भी वक्त पे कर दी, और साथ साथ दुनिया को ये बता दिया कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो अब इंशाल्लाह इस साल नहीं आए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पास जो डॉलर्स में आप माल खरीद रहे हो उतने डॉलर्स आप दोबारा आपके पास रिप्लेनिश हो रहे हैं, रिप्लेसमेंट हो रही है, और आप उन डॉलर्स को जो है वो अपने एक्सपोर्ट से बराबर कर रहे हो या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपोर्ट से भी बराबर कर रहे हैं, वो उस कमी को पूरा कर देती है और हम सही डायरेक्शन में। दूसरा ये वो बड़ी बात ये है कि आज भी हमारा जो पी रेशो था जो स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स को इंडिकेट करता है जी वो आज भी 4.5 है, जो एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 12-13 है, और पाकिस्तान में 8-9 बहुत आराम से हो जाता है। तो जब हम पी रेशो की बात करते हैं तो अब भी बड़ी गुंजाइश है कि मार्केट इससे कहीं ज़्यादा और आगे जा सकती है, और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा डिविडेंड ये भी मिल सकता है और कैपिटल।
मैं ये भी फोर्सी कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि अगले 6 महीनों में पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट वो नीचे आएगा और हम जो 20-22% की बात कर रहे हैं वो शायद हम 15-16% की रेंज में भी। तो उस सूरत हाल में जो हमारा कैपिटल यील्ड है और हमारा जो डिविडेंड यील्ड है, जी। ये दोनों मिला के उससे कहीं ज़्यादा इंशाल्लाह हम बेहतर पोजीशन। तो बात सारी ट्रस्ट लेवल की है, कॉन्फिडेंस लेवल की है और लोगों का एतमाद है, लोगों का यकीन है सिस्टम के अंदर, तो ही इंशाल्लाह जो है वो हमारी स्टॉक मार्केट तरक्की करेगी। नहीं, लोगों के इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए और स्टॉक एक्सचेंज फैलेगा फूलेगा तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो फलेगा फूलेगा। लेकिन अहमद साहब, ट्रस्ट लेवल तो बढ़ा है लेकिन एक्टिव क्लाइंटेल का रेशो नहीं बढ़ा, आईपीओ भी नहीं मार्केट में आ रहे, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं दो बातों पे यकीन रखता हूँ। एक तो जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट लेवल आना चाहिए था, जो आना शुरू हो गया। जब हम ये जो सेगमेंट है उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं तो जी। नया सेगमेंट ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है और अब आ रहा है। आप देखें कि हर महीने बतदरीज क्लाइंटेल में इजाफा हो रहा है और आने वाले वक्तों में ये इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट और अच्छा फिगर। रेशो कहाँ तक पहुंच गया एक्टिव क्लाइंटेल का, फिगर्स बता सकते हैं? देखिए, हमारे पास मेरे हिसाब से एक्टिव क्लाइंटेल जो है वो 50-60 हज़ार तो बहुत आराम से मैं बात करता हूँ। वैसे तो टोटल क्लाइंटेल जो है वो 3.25 लाख से ऊपर है। सिर्फ लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हम जो है वो उन जो सिर्फ पचास क्लाइंटेल साठ है हजार लोग उसको ना। सिर्फ 50-60 हजार। देखिए, हम 50-60 हज़ार उनकी बात कर रहे हैं जो डेली ट्रेड करते हैं और इसके बाद आगे जाते हैं तो हफ्ते में एक दफ़ा जो ट्रेड करता है उसका जो है वो अलग रेशो है। जी। जो साल जो जो महीनों में ट्रेड करते हैं उनका अलग है, जो साल में करते हैं उनका अलग है। ये मुख्तलिफ कैटेगरीज बनी हुई जो है। मैंने रोजाना सब कर रहे हैं वो जब 50-60 हजार हैं जस्ट। तो ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फिगर है और फिर पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से एक छोटी मार्केट है। इस फिगर को अगर हम ये अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल देंगे तो जो जी। 3.25 लाख है उनमें से बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो इस 50-60 हज़ार के साथ आ जाएगी। तो आगे आने वाले दिनों में जो है वो हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। आईपीओ के हवाले से क्या कहेंगे अहमद साहब? देखिए, आईपीओज़ के लिए अब बहुत सारे आईपीओज़ जो हैं वो पाइपलाइन में आ गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज का वक़्त पिछले महीने जो है रमज़ान से पहले पंजाब गया था। वहाँ हमने मार्केट के प्लेयर्स हैं उनको सेंसिटाइज़ किया है। जी। उसके बाद से एक अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है। इवन जो पाइपलाइन में जो हमारे आईपीओज़ थे वो काफ़ी जो है वो अब सीरियसली अपने केसेस को परस्यू कर रहे हैं। तो मेरा इसमें ये समझता हूँ कि इस साल जो है 10-12 आईपीओज़ इंशाल्लाह ज़रूर आएँगे और सब्सिक्वेंटली जो है वो ज़्यादा आईपीओज़ आएँगे तो मार्केट की कैपिटलाइज़ेशन भी बेहतर होगी और लोगों का इंटरेस्ट भी जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ आ जाएगा। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी का रुझान देखा गया। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट की पोजीशन बेहतर से बेहतर हो रही है, बैरूनी सरमायाकारी का तसलसल बाहर है। बड़ी खुशखबरी दी है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में 10 से 12 आईपीओ रजिस्टर्ड हो जाएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। जब 10 से 12 नई कंपनियां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगी तो इससे मार्केट को नए मौके पैदा होंगे। एक्टिव क्लाइंटेल का जो रेशो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। बड़े पैमाने पर बैरूनी सरमाकारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आ रही है। एक दिन में 23 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड बैरूनी सरमाकारी देखी गई, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स की पोजीशन दिन ब दिन मुस्तहकम हो रही है। आज तारीख रकम की 100 इंडेक्स ने 71,861 के लेवल पर ट्रेड होगा। फाइनेंसर्स का जो सेंटिमेंट लेवल है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सेलेक्टेड स्टॉक्स में काम हुआ लेकिन भरपूर काम हुआ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। डी रेगुलेशन पॉलिसी पेट्रोलियम प्राइसेस के लिए लाने की मुशावरत शुरू हो गई। ये डी रेगुलेशन पॉलिसी क्या है, पेट्रोलियम प्राइसेस पर इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे और फिर इसका इम्पैक्ट हमारी मईशत पर क्या आएगा? तो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन इस हवाले से बहुत ज़्यादा खफा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये इख्तियार दे दिया जाएगा और ओगरा का जो किरदार है वो महदूद हो जाएगा। तो ये डी रेगुलेशन पॉलिसी क्या है और ये हमारे मुल्क में क्यों आना चाह रही है और इसके क्या फ़वाइद होंगे, इसी हवाले से प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सुहेल वजाद सिद्दीकी, साबिक वफा के वजीर पेट्रोलियम भी रह चुके हैं, साबिक चेयरमैन PSO भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये डी रेगुलेशन पॉलिसी के हवाले से रोशनी डालेंगे, ये पॉलिसी क्या है और ये पेट्रोलियम प्राइसेस पर जब आएगी तो उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे हमारी मईशत पर? देखिए, डीरेगुलेशन के कुछ फ़वायद हैं और कुछ नुकसानात। जी।
लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम इस डीरेगुलेशन को लाके रेगुलेटर का इसमें क्या रोल लाते हैं। जी या आप इस तरह समझिए कि जैसे सेब, संतरा, केला और उसकी फूड प्राइसेस आप लगाते हैं तो ये रेगुलेटर का काम है, लेकिन अगर उस प्राइस पे वो बिक नहीं रहा तो फिर रेगुलेटर फेल हो गया ना। तो मत प्राइस लगाना एक अलग चीज है। तो अब ये जो डीरेगुलेट का मतलब है कि प्राइसिंग जो है ना वो हर आदमी अपनी करेगा और कंपटीशन आएगा, तो इससे फायदा पब्लिक को होगा कि ओके भाई हर रोज प्राइस, जैसे अब अमेरिका में आप जाएं तो रोज प्राइस एक पेट्रोल पंप पे आ जाती है कि आज ये है और इस स्टेट में ये है, तो फिर कराची की प्राइस अलग होगी और इस्लामाबाद की अलग होगी। अब हमें कराची वालों को भी वही प्राइस देनी पड़ती है जो इस्लामाबाद दे रहे हैं, क्योंकि बीच में ट्रांसपोर्ट आ जाता है ना। जी तो ये इस तरह से इक्वल होने की बजाय फिर हर जगह हर शहर अपना अपना प्राइस बनाइए। जो बेचने वाले हैं कॉल टैक्स या जो भी मंगाने वाले हैं एमसीज हैं, ये अपना डिसाइड करेंगे कौन कितने में। जाहिर है इसकी वजह से पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप है उनका मुनाफे में भी फर्क आएगा, उनको भी अपने आप को इसमें लाना पड़ेगा इस वजह से कि वो रोज की पॉलिसी को अभी तो ये ना कि 15 दिन में प्राइस आ गई। अब अगर मेरे पास पुरानी इन्वेंट्री पड़ी हुई है और प्राइस बढ़ गई तो मेरे तो मजे आ गए, 15 रुपए प्राइस बढ़ गई। आप समझ लें मैंने 10,000 लीटर रखा था जी खरीद के 100 रुपए पे, अब हो गया 115 का, तो 15 रुपए तो मुझे फ्री का प्रॉफिट मिल गया ना। तो इसलिए जाहिर है ये एसोसिएशन वाले जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये तो शोर मचाएंगे ना, क्योंकि और जब कम होने लगता है तो ये बेचना छोड़ देते हैं, पहले ही से सब बेच देते हैं ताकि वो पता ही ना चले कि वो है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल भी तो एक ऐसी चीज है ना जिसमें अब आपने लिखा है कि क्रांति फार्मूले से पेट्रोलियम मसवाद की स्मगलिंग को बहुत फरोग मिलेगा, नहीं ऐसी कोई कहानी नहीं है। फरोग सिर्फ उस जगह मिलता है जहां हमारे पास चीजें महंगी हो और कहीं से सस्ती आ रही हो, तो वो तो फिर हमेशा होगा। पानी हमेशा वहीं बहता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कभी नहीं बहता ना। इसलिए कहीं इससे स्मगलिंग अगर सस्ती हो रही है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपके पास इतना महंगा क्यों है, दूसरी जगह इतना सस्ता क्यों है। तो इसको आपको रेगुलेटर को सही करना तो ये चाहिए, चेक एंड स्मगलिंग बैलेंस की कैसे होगा कहने से सोहेल नहीं साहब? रुकेगी। चेक एंड बैलेंस के लिए क्या फिर हमने करना होगा? अथॉरिटीज को क्या क्या भाई प्लान बनाने होंगे? रेगुलेटर की एक पूरी टर्म्स शीट है जिसमें उसे क्या क्या रेगुलेट करना पड़ता है। अगर मैं बताऊं तो 10 मिनट सिर्फ उसी में खर्च हो जाएंगे, लेकिन रेगुलेटर को पता है उसने कैसे रेगुलेट करना है, क्योंकि इसका एक बाकायदा एक्ट बना हुआ है, इसका एक बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा है। इसलिए एससीसीपी का तरीका अलग है, नेपरा का अलग है, ओगरा का, इन सबका एक रोल बना हुआ है और ये इंडिपेंडेंट बॉडीज है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो चेयरमैन है इसरा का, सबका स्टेट बैंक का, ये 3 साल, किसी का 5 साल, किसी का 4 साल टेन्योर है। ये जी इसी तरह की बॉडीज हैं जैसे ओम्बड्समैन होता है या ये होता है। इन सबको पता है इन्होंने क्या करना है, इनको बच्चे नहीं है कि इन्हें मैंने बताना है। स्मगलिंग का 3 जगह से स्मगलिंग होती है, एक हवा से, एक पानी से, एक गैस से। वो सारे रास्ते हमारी फोर्सेस कंट्रोल करती हैं, तो वो खुद ही कर लेंगे, उसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो 5 मिनट में अगर हम एक एक फरमान जाएगा सारी सरहदें सील हो जाएंगी। अगर नहीं होगा तो फिर सरहदें सील नहीं है तो फिर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, स्मगलिंग होती रहेगी, अच्छा, सीधी सी ये तो बात है। फवाइद आपने बता दिए डीरेगुलेशन पॉलिसी के। नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं? नुकसानात ये हो सकते हैं कि ओएमसी को अगर रेगुलेट नहीं किया या जो सप्लायर्स हैं उनको रेगुलेट नहीं किया या रिफाइनरीज को रेगुलेट नहीं किया तो वो एक्स्ट्रा मुनाफा भी कमा सकती हैं, आपस में कार्टेल बना लें। जो सीमेंट में होता है, जो शुगर में होता है, वो नुकसानात। वो अगर वो माफिया बन गए तो वो सब एक दूसरे की प्राइस बढ़ाते रहेंगे। तो एक कहेगा कि तुम अपनी 100 बनाओ कराची में, मैं वहाँ 80 बनाऊंगा, यहाँ 70 बनाऊंगा, फिर सब आपस में बेचते रहेंगे पेट्रोल एक दूसरे को। तो वो एक अलग बात है। ये एनर्जी बास्केट होती है, एनर्जी बास्केट को आपको समझने के लिए अभी इतना वक्त नहीं है, वरना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किसी दिन अगर आप आधे घंटे का टाइम निकालें। तो जी, एनर्जी बास्केट को रेगुलेट करना है, समझ आई आपको? एनर्जी बास्केट को रेगुलेट करने के लिए फिर क्योंकि अगर इसमें अगर ये मईशत एनर्जी के लिए में बेहतर खाली है, पेट्रोलियम की सूदमंद है। प्राइस नहीं होगी, एलएनजी की भी प्राइस होगी, एलपीजी की भी प्राइस होगी, सीएनजी की भी प्राइस होगी। बिल्कुल, इसमें हाई डीजल, लो डीजल, जैसे ये बाहर डीजल, ममालिक में होता है। हर चीज इसमें हजारों आइटम है, इसमें नाफ्ता भी है, फलाना भी है, इन सब की प्राइसेस होंगी ना। प्लस इसमें व्हाइट ऑयल है, हाई ऑक्टेन है, लो ऑक्टेन है, फलाना जी, है, नॉर्मल पेट्रोल है, और बला 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 बला। तो 2010 में जब डीरेगुलेशन पॉलिसी का फार्मूला डिस्कस हुआ था तो इसको मुस्तरद कर दिया था। ब्यूरोक्रेसी ने बड़ा फाल किरदार अदा किया था। तो आप समझते आप हैं कि जाहिर अगर 2010 में ये इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज इसके आईपीपी फवायद के होते। जिसमें ब्यूरोक्रेसी और चंद माफिया लोगों को, 25 लोगों को, 25 खानदानों को नुकसान होता है, वो हम लोग मना करते थे उनसे करने से।
आप समझते हैं कि इस इसका वक्त जवाब यही है, छोटा इस सा वक्त जवाब है ये, जी कि जिसमें ब्यूरोक्रेसी रिश्वत नहीं ले सके और जिसमें बड़े वाले लोग, जो 25 बड़े लोग हैं एनर्जी के, जिनके आईपीपीज भी हैं, उनको फायदा ना हो, वो पॉलिसी पाकिस्तान में बनती नहीं, क्योंकि इनके सारे लोग लेजिस्लेशन में बैठे हैं, पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है। इसका इससे बेहतर जवाब मैं नहीं दे सकता। नहीं, आपने बिल्कुल बेहतर जवाब दिया। अच्छा सोहेल साहब ये बताएं कि इस वक्त इन हालात में डी रेगुलेशन पॉलिसी का लाना, यानी जो मुशावरत हो रही है, अगर इस मुशावरत को हम देखें कि ये फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ चली जाती, तो ये सूदमंद होगा हमारे लिए इस वक्त? जी बिल्कुल सूदमंद होगा। मेरे हिसाब से डीरेगुलेशन पॉलिसी में आप स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और जिसको जो परेशानी है उसको उस वाली चीज को, चाहे इसमें 3 दिन लगे या 4 दिन, एक कमरे में बंद कर दें, जिसको जो एतराज है उसका जवाब दें तरीके से, ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए। मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ, मुझे बुला लें, मैं बता देता हूँ कि कैसे बनानी चाहिए। जो भी जिसको परेशानी है, जो परेशानी है वो आके बयान करे, मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा तो इस तरह से ये पॉलिसी बनेगी तो सब इसकी ओनरशिप लेंगे। जी जब ओनरशिप लेंगे तो फिर ये चलेगी, वरना नहीं चलेगी। अगर मैं खिलाफ हूंगा तो मैं तो इसे फेल कर दूंगा। पॉलिसी कोई भी चीज नहीं होती, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं और उसको एक्सेप्टेंस करने वाले होते हैं। अगर ओनरशिप नहीं है इम्प्लीमेंट करने वालों के पास भी और उस पर अमल करने वालों के पास भी, तो वो कोई दुनिया की आप बेहतरीन पॉलिसी बना दें, वो फेल हो जाएगी। तो ये तो इसलिए पेट्रोलियम मेरा डीलर्स वाले कहने क्यों का मकसद मुखालफत है कर कि रहे हैं इसका इसकी? तरीका मुशावरत में, जरा प्लीज मुझे टाइम दे दें, जी एक जी मिनट। मुशावरत का तरीका ये होना चाहिए कि जो भी इसका चेयरमैन है, जो मुशावरत कर रहा है, वो तमाम ऐसे लोगों को जिनको थोड़ी बहुत अकल है एनर्जी की, उनको बुला ले और उनके सामने स्टेक होल्डर्स को बिठा दे, जो एहतजाज कर रहे हैं या जो शोर मचा रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला रहे हैं, उनके जवाबात हम दे देंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। फिर क्यों कहेंगे कि ये गलत है? जब हम उन्हें उनके तमाम सवालात के जवाब दे देंगे और वो उनकी तसल्ली बख्श देंगे, तो फिर वो भी हमारे साथ आ जाएंगे, वो पॉलिसी का हिस्सा बन जाएंगे, तो सबके साइन हो जाएगा। यानी लेने वाला और देने वाला दोनों एक पेज पे आ जाएंगे और पेज की एक ही तरफ पे आएंगे, दोनों अलग अलग पे नहीं होंगे। तो ये एक तरीका है पॉलिसी बनाने का। और अगर इस तरह से नहीं बनेगी तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा और हमारी इकोनॉमी इस वक्त इस हाल में है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी इस तरह के डिजास्टर। वैसे पेट्रोलियम 2 डीलर्स कदम आगे वाले और 3 कदम पीछे नहीं होना चाहिए। पेट्रोलियम डीलर्स अगर वाले कदम सोहेल बढ़ गया साहब तो बढ़ने मुखालफत दें। क्यों कर रहे हैं, अगर ये मुल्की कैसे? मफाद में है तो? क्यों करता है कोई आदमी मुखालफत? उसके उनके क्या प्रॉफिट आपसे मार्जिन में सवाल कमी आएगी या चेक एंड है, बैलेंस? मेरा नुकसान होगा तो मैं मुखालफत करूंगा, आवाम का फायदा होगा। अब आवाम तो मुखालफत नहीं कर रही ना, कोई एहतजाज हुआ है इसके ऊपर अवामी सिविल सोसाइटी का? अभी तो उस पर मुशावरत सिर्फ चल रही एक है। चंद लोग कर रहे हैं ना, जो जी चंद लोग कर रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है, तभी शोर मचा रहे हैं ना मेरे भाई। ये तो एक बिल्कुल आम सी बात है ना, ऑब्वियस सा बात है कि जिस चीज पे मेरा प्रॉफिट कम होगा मैं शोर मचाऊंगा। अच्छा, रिफाइनरीज को क्या फायदा होगा डीरेगुलेशन से? रिफाइनरीज को डीरेगुलेशन से होगा कि वो अपनी कॉस्ट निकाल सकेंगे। अगर वो कोई रिफाइनरी, उसमें रिफाइनरी को फायदा नहीं होगा, हमें फायदा होगा गवर्नमेंट को। जो रिफाइनरी इनएफिशिएंट है वो बाहर हो जाएगी, जो एफिशिएंट है वो रहेगी। अच्छा सोहेल साहब, आई मुझे समझ। मुझे आखिर में एक बात ये बता दें। अभी तो आपने एक सबको बराबर कर दिया ना, गधे घोड़े को। कोई भी रिफाइनरी वो एक ही कीमत में बेचेगी, बिल्कुल समझ फिक्स रहे कर ना? दिए प्राइस को, अब मेरी बिल्कुल। कॉस्ट ज्यादा है तो मैं नुकसान में चल रहा हूँ और मेरी जी कॉस्ट कम है तो मेरा प्रॉफिट नाजायज हो रहा है, क्योंकि मैं बेच सकता था 10 रुपए में और एक आदमी की कॉस्ट ही 10 है तो वो 11 में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। अब मेरी कॉस्ट है 6 रुपए तो मैं 10 में बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या नुकसान है? तो जिसको फायदा हो रहा है इससे वो शोर नहीं मचाएगा, जिसको नुकसान। अब अभी तो सब एक ही लेवल प्ले फील्ड पे चल रहा है ना कि बस ठीक है सबने इतने में ही बेचना है। तो उस वक्त फिर मैंने अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी ना, अपनी कॉस्ट कम करनी होगी। मैं अय्याशी नहीं करूंगा, ज़ाहिर मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुझे अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी, कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, ताकि प्राइस में प्रॉफिट कर सकूं। क्योंकि प्राइस मैंने खुद बनानी है, जी अभी तो गवर्नमेंट बना के दे देती है, उस वक्त प्राइस आपको खुद बनानी होगी, गवर्नमेंट का कोई एलामिया नहीं होगा। आप अगर महंगे बेचेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। जैसे अब एक खाड़ी है, एक फलाना है, एक ढिमकाना है, एक J.com है, फलाना जो जी सस्ता कुर्ता बेचता है, आप जाके ईद पे उससे खरीद लेते हैं। बिल्कुल। अगर ये पॉलिसी गवर्नमेंट बना दे कि कुर्ता शलवार ईद पे 10 रुपए का बिकेगा, तो जितने में चाय बनाए लेकिन बेचेगा 10 रुपए में। यानी इससे डीरेगुलेशन ज्यादा पॉलिसी आम पेट्रोलियम अल्फाज में इंडस्ट्री मैं के बयान लिए नहीं कर बहुत सकता बेहतर है एक इस आम वक्त। आदमी के लिए। जी जी अच्छा सोहेल साहब, मुझे आखिर में ये बता दें कि ये जो पेट्रोलियम लीवी की मद में जो हमने टैक्स लगाया हुआ है, तो आइंदाना वाले दिनों में इसको बढ़ाने की बात हो रही है, तो क्या ये कानूनी तौर पर ये सही तो है? हमारी गुलामी की निशानी है ना सर, जी ये तो हमारी IMF की गुलामी की। जब तक आप उनका डेट नहीं उतारेंगे, ये क्योंकि वो ये नहीं कहते कि आप कहाँ लगाएं, वो कहते हैं आप कहीं से जनरेशन दिखाएं। तो सबसे आसान काम क्या है कि इस पे लेवी लगा दो।
तो जनरेशन दिखा दी कि साहब इतना यहाँ से मिलेगा, हम आपका कर्जा उतार दें। तो हर ये आदमी के ऊपर गुलामी लेवी का चार्ज लग सकता है जिस तरीके से उन्होंने लगाए हुआ है? भाई जाहिर है जब पेट्रोलियम पे लगेगा तो हर एक पे लग जाएगा, हर एक आदमी जो पेट्रोल खरीदेगा वो वही प्राइस देगा ना। तो ये सबसे आसान तरीका है लूटने का आवाम को ना, गरीब आवाम को। तो ये और अशराफिया का कुछ भी नहीं हो मखसूस रहा। फील्ड पर नहीं अशराफिया होता? मजे कर रही है, जी। आईपीपी मजे कर, एनर्जी बास्केट में हर आदमी मजे कर रहा है सिवाय अवाम के। अवाम जलील हो रही है। एनर्जी बास्केट में हर चीज आती है, पानी, बिजली, गैस, पेट्रोल, फलाना टिमकाना, उस पर अवाम, गवर्नमेंट और बाकी सब लोग अयाशी कर रहे हैं, उनके ओवरहेड्स वैसे ही चल रहे हैं, सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ पुअर हमारे जैसे गरीब लोग जलील हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एनर्जी बास्केट की आड़ में अशराफिया, स्टेक होल्डर्स और ब्यूरोक्रेसी खूब मजे कर रही है, करप्शन कर रही है, और इसका जो खसारा है वो आवाम को बर्दाश्त करना पड़ा है। डी रेगुलेशन पॉलिसी जो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से लाने पर मुशावरत हो रही है, ये इस वक्त मईशत के लिए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सूदमंद है। इसको आना चाहिए ताकि मार्केट में कंपटीशन हो और आवाम को इसका बराह रास्त फ़ायदा पहुँचे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।